बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 की हमने थ्योरी को कंप्लीट कर दिया था और इंशाल्लाह आज हमने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के हमारे पास, क्योंकि अच्छा जिसने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स को सही से किया हुआ है उसके लिए चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस स्लाइटली सा डिफरेंस है। वहाँ पर हमने मिरर को यूज़ किया था, यहाँ पर हम लेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरू के 3 न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, उसके बाद थोड़ा सा हमने मिरर इक्वेशन को लगाना है, वही वाली जो कि हमने 1/f=1/p + 1/q थी। ठीक है, अच्छा पहला सवाल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को तुम एज अ जेल ले लो, ठीक है, या कुछ भी ले लो, XYZ ग्लिसरीन, इफ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.47। बात को समझना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है ग्लिसरीन के अंदर, तो हम लिखेंगे v और ग्लिसरीन है तो हम यहाँ पे लगा देंगे g। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। ठीक है, इफ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.47, हमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 1.47, तो हमने लिख देना है n = 1.47। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, एक चीज इस सवाल में है कांस्टेंट, वो है क्या चीज, वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वो क्या होगी, v लिखोगे और a लगा दोगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हो गया, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक हो गया। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। फॉर्मूला क्या बनता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का, आपने सबसे पहले लिखना है n फॉर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका फॉर्मूला होता है आप ऊपर रखोगे va यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो कि कांस्टेंट है, और नीचे जो भी चीज दूसरी वेलोसिटी आपको दी हुई यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमेशा ऊपर रखा जाएगा, और जो दूसरी वेलोसिटी से मैं इसलिए दूसरी वेलोसिटी को यूज कर रहा हूं क्योंकि अगले न्यूमेरिकल में हमने एक और चीज की वेलोसिटी को मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आपको वाटर बताना है। ठीक है, तो दूसरी जो भी वेलोसिटी होगी एयर के अलावा उसको तुम रखोगे नीचे, यानी कि तुमने यहां पे रख देना है v और g। ठीक है, अब तुम्हें n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू तुम्हारे पास है 1.47, तुमने n की जगह पे लिख दिया 1.47, और va यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर की जगह पे तुमने लिखा है 3 × 10⁸, और ये तुम्हारे पास ऐसे ही रहेगा यानी कि vg, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। सिंपल सा मैथ का रूल, इस चीज को उठाओ यहां ले आओ, इस चीज को उठाओ यहां ले आओ, होगा क्या, ये बन जाएगा vg = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.47। जब तुम इसको डिवाइड करवाओगे कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से या सिंपल से भी करवा सकते हो, तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा v और g = 2.04 10⁸ मीटर/सेकंड। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा, और याद रखना हमेशा वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर/सेकंड। ठीक हो गया, ये हमारे पास 14.1 14.2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है, और 14.3 में छोटा सा स्लाइटली सा चेंज है। ठीक है, इसको देख लो, 14.2 करते हैं। अच्छा जी, 14.2 पे आ जाओ। 14.2 उससे थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ठीक है, बेसिकली सवाल क्या है, सवाल पढ़ते हैं उसके बाद हम इसका डाटा बनाते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 10⁵ किलोमीटर/सेकंड। तुमने लिखना है v यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और छोटा सा तुम बना दो w, और 2.25 10⁵ किलोमीटर/सेकंड। एक पंगा है, वो पंगा क्या है, वो पंगा ये है कि हमारे पास वेलोसिटी हमेशा होती है मीटर/सेकंड में। ये जो किलोमीटर है ना, इसको हमने चेंज करना होगा। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, मैं किलो को यहां से हटा दूंगा तो ये मीटर/सेकंड अपने आप बन जाएगा। ठीक हो गया। अब किलो हटेगा कैसे, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज को हटाते हैं तो उसकी यूनिट को लाके मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जब भी किसी चीज को ऐड कराते हैं तो उसकी यूनिट को हम लाके डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब ये हटेगा कैसे, हमने क्या करना है, हमने 2.25 और 10⁵ ऐसे ही रखा, और किलो को हटा के उसकी यूनिट को लाके मल्टीप्लाई कराया, और उसकी यूनिट होती है 10⁵। जब 2 बार 10 आ गया तो हमने इसको एक बार किया और 5 + 3 को ऐड करवा दिया, तो हमारे पास आ गया 2.25 10⁸ मीटर/सेकंड। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी।
उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, यानी कि n फाइंड आउट करना है। और एक चीज कांस्टेंट जो कि 14.1 में भी थी वो 14.2 में भी है, और वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हमारे पास वही है जो हमने 14.1 के अंदर यूज किया है, और वो हमारे पास है n इज इक्वल टू, आपने लिखना है n इज इक्वल टू, ऊपर हम हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर रखते हैं और नीचे जो आपके पास दूसरी वेलोसिटी दी हुई है उसको रखते हैं, यानी कि यहां पे दी हुई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको अपनी जगह पे रहने दो, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर जो कि ये 2.25 10 की पावर 8, 2.25 10 की पावर 8। इस 10 की पावर 8 से ये 10 की पावर 8 चला जाएगा, आपके पास बच जाएगा ऊपर सिर्फ 3 और नीचे बच जाएगा 2.25। जब तुम इसको डिवाइड करवाओगे सिंपल कैलकुलेटर से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.33, और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास 14.2 हो गया, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि कभी कभार ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, देखने में आसान है, ठीक है, अगर तुमने कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ है तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट का नहीं पता होगा वो किलोमीटर पर सेकंड को ही उस वाली वैल्यू को मतलब पुट कर देगा सॉल्यूशन के अंदर, और देन उसका काम गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 1.33 होती है, और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, और आपको 4 ऑप्शन देंगे और उन चारों में से एक ये भी होगा, तो ये आपकी 1 नंबर की एमसीक्यूज भी है। ठीक है, 14.3 करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अगला सवाल है 14.3, और ये हमारे पास है कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर whose index of refraction is 1.33। अब हमारे पास कहानी क्या है, हमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया है और वो है हमारे पास 1.33। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक ही सवाल है ऐसा, इसमें हमारा रहेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, if the angle of incidence is 40 डिग्री, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री, एंगल का ये साइन आ गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री आ गई। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या करेंगे हम इसके लिए, हम इसके लिए बिल्कुल सिंपल जो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है हम उसको लगा देंगे, और वो हमारे पास है n इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, n की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1.33 की, साइन ऑफ एंगल i, साइन ऑफ एंगल i हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 40 डिग्री। ठीक है, और साइन ऑफ एंगल r ये हमने फाइंड आउट करना है, इसकी जगह पे कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास हम सिंपल मैथ का रूल लगाएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एंगल r इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल 40 अपॉन 1.33। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे आ जाओ, साइन 40 को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम करवाएंगे तो हमारे पास साइन 40 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.648। ठीक है, और इसको डिवाइड करवा दो आप 1.33 से। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पकड़ोगे और करोगे साइन 40 तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 0.6482। तुम 0.64 भी लिख सकते हो, तुम 0.648 भी लिख सकते हो। ठीक हो गया, अच्छा भाई, अब जब तुम इसको डिवाइड करवाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.483। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास आ गया साइन एंगल r इज इक्वल टू 0.483। ठीक है, अच्छा जी, साइन एंगल भाई हमारे पास आ गया 0.483। अब एक मसला है, वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि मुझे चाहिए सिर्फ एंगल r, मुझे इसके साथ साइन नहीं चाहिए। तो बहुत आसान सा रूल है कि जब भी साइन कॉस या टेंजेंट को तुम इधर से उठा के उस तरफ लेके जाओगे तो वो इनवर्स बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, एंगल r ऐसे ही आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स
0.483। और तुम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर कैसे अप्लाई करोगे, तुम शिफ्ट दबा के जब भी साइन टेंजेंट या कॉस दबाओगे तुम्हारे पास साइन टेंजेंट या कॉस का इनवर्स आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसका एंगल आ जाएगा ऑलमोस्ट 28.9 डिग्री इज योर आंसर। ठीक हो गया भाई। यहां तक के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास मिरर इक्वेशन अप्लाई नहीं हो रही थी। अब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उन सब में हमारे पास मिरर इक्वेशन अप्लाई होगी। ठीक है, ये 14.3 की कहानी कंप्लीट। अच्छा जी, 14.4 की कहानी क्या है। अब हमने वही वाला यानी कि मिरर इक्वेशन जिसको हम चैप्टर नंबर 14 में थिन लेंस फार्मूला का नाम देंगे, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उसको अब हम अप्लाई करेंगे। सवाल हमारे पास ये दो टुकड़ों में, पहले हम पार्ट ए करते हैं एंड देन हम पार्ट बी करते हैं। ठीक है, याद रखो जब भी रियल इमेज बनती है, ठीक है, तो सारी चीजें पॉजिटिव आती हैं, बट व्हेन वर्चुअल इमेज हमारे पास होती है तो हमारे पास चीजें यानी कि क्यू खासकर वो नेगेटिव आता है। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखना, चाहे लेंस यूज हो चाहे मिरर यूज हो। अच्छा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि f की वैल्यू तुम्हें दी हुई है और वो है तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर शुड एन इमेज बी प्लेस्ड, इमेज को कहां रखा जाए, ठीक है, टू गेट इट्स रियल इमेज। यानी कि तुम एक काम करो, तुम पहले a लिख दो और a के साथ लिख के तुम बता दो p की वैल्यू, और यहां पर छोटा सा बता दो रियल इमेज। ठीक है, और उसके बाद तुम पार्ट बी लिख दो, और बी लिखने के बाद भी तुम पी को ही फाइंड आउट करना है तुमने, लेकिन फॉर वर्चुअल इमेज। इस तरीके से तुम्हारे पास ये चीज डिफरेंशिएट हो जाएगी और दो अलग अलग चीजें निकल जाएंगी। और एक और चीज क्या दी गई, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताते हैं, और ये आपके पास है 2। और जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 13 में किया था कि मैग्निफिकेशन की यूनिट कुछ भी नहीं होती है। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन की यूनिट होती है और वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमने करना है पहले पार्ट ए। पार्ट ए करना है तो तुम यहाँ पे लिख दो पार्ट ए फॉर रियल इमेज, ताकि ये मामला तुम्हारा मिक्सअप ना हो। ठीक है, जब तुमने काम करना है रियल इमेज के लिए तो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, एफ तुम्हारे पास गिवन है, पी तुमने फाइंड आउट करना है, और क्यू तुम्हें नहीं पता। क्यू निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन दी हुई है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी अप्लाई किया था। ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, एम की वैल्यू है 2 और ये हो जाएगा q अपॉन पी ऐसे ही, और p हो रहा है नीचे डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2p इज इक्वल टू q, ये तुम्हारे पास आ जाएगी q की वैल्यू, और इसी वैल्यू को तुमने अब रखना है उस फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, फॉर्मूला है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। जब तुम इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 1 अपॉन f की जगह पे जो वैल्यू तुम्हें दी हुई है f की वो है 10, तुमने 10 को पुट कर देना है। 1 अपॉन p नहीं पता, फाइंड आउट करना है, और q की वैल्यू तुम निकाल चुके हो वो है 2p। जब तुम इन दोनों का एलसीएम लोगे यानी कि p और 2p का, तो तुम्हारे पास एलसीएम 2p आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कि हम एलसीएम जितनी वैल्यू बनाए तो नीचे वाला जिससे मल्टीप्लाई होता है उतना ही ऊपर वाला होता है, और p को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p बन जाएगा, तो 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2p। एंड व्हेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो साइन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बना है, 2p मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बन जाएगा 2p, और 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो बन जाएगा 30। 2 हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो p इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2 1 जा 2 15 जा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। ठीक है, ये तुम्हारे पास कहानी हो गई है फॉर रियल इमेज। ठीक है, अब अगर तुमने बात करनी है फॉर वर्चुअल इमेज तो तुम सिर्फ और सिर्फ हम इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन को मिटाएंगे, डेटा हमारे पास यही रहेगा, क्योंकि डेटा को मिटाने की जरूरत नहीं है, डेटा हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, अच्छा फॉर वर्चुअल इमेज, अच्छा वर्चुअल इमेज में फॉर्मूला वही लगना है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p और 1 अपॉन q। ठीक है, लेकिन अब यहां पर भी हमारे पास फॉर वर्चुअल इमेज, अब यहां पर भी हमारे पास q की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमने q की वैल्यू उसी फॉर्मूले से निकालनी है, यानी कि m इज इक्वल टू q अपॉन p, m की वैल्यू है 2
और Q अपॉन P ऐसे ही रहेगा, और P हो रहा है इधर डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2P इज इक्वल टू Q, लेकिन यहां पर आ जाएगा -2P, और वो क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ वर्चुअल इमेज। तुम यहां पर ये कर दो और तुम यहां पर लगा दो कि नेगेटिव साइन शोज इट्स वर्चुअल इमेज, ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि तुम्हारे पास इसको नेगेटिव लेने की वजह क्या है। ठीक हो गया। अब फॉर्मूला वही है जो हमारे पास है, वो है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू जो कि हमारे पास है 10, पी की वैल्यू नहीं पता, और ये 1 अपॉन क्यू पॉजिटिव का था, लेकिन चूंकि नेगेटिव आया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 2p माइनस का। इस 10 को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों का एलसीएम तो 2p आ जाएगा, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो ये भी 1 से हो जाएगा, इसको करवाएंगे 2 से तो ये 2 से, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, यानी कि -1। ये 1 अपॉन 10 ऐसी है, 2 माइनस 1 1 अपॉन 2p, और 2 जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2p मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बनेगा 2p, और 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बनेगा 10। 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा, P is equal to 5 सेंटीमीटर is your final answer for virtual image। आप बोलोगे वर्चुअल इमेज में P पॉजिटिव कैसे आया? तो याद रखना P ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज कुछ भी हो, P इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास 14.4 था, दो पार्ट में था, हमने इसको दोनों पार्ट में सॉल्व कर दिया। नाउ 14.5। अच्छा जी, इस सवाल में तुम्हें एक बार फिर से तंग कर रहे हैं, यानी कि दो पार्ट्स दे दिए। अब की बार क्या पूछा है, लेकिन ये बड़ी आसानी की, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। दोनों में फोकल लेंथ ही पूछा है, तो तुमने लगाना तो है F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली चीज, इफ पार्ट ए में इन्होंने क्या रखा, पार्ट ए में इन्होंने बोला कि P हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और Q हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज वर्चुअल, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा Q माइनस 10 सेंटीमीटर और आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा इसकी इमेज जो है वो है वर्चुअल इमेज। ठीक हो गया, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद पार्ट बी में इन्होंने बोला P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और चूंकि कोई भी Q नहीं बताया तो मैं Q यही वाला लूंगा, और लेकिन अब की बार मैं लगा दूंगा Q पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर और आगे लिख भी दूंगा फॉर रियल इमेज। ठीक है, ये हो गई दो बातें। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और आपने पार्ट ए को लिख दिया। हम पहले पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, और पार्ट ए है फॉर वर्चुअल इमेज। ये बड़ी माजरत है, जो मार्कर की आवाज आ रही है। ठीक है, फॉर वर्चुअल इमेज आ जाओ। फॉर वर्चुअल इमेज के लिए फॉर्मूला वही है हमारे पास, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, लेकिन 1 अपॉन एफ की वैल्यू नहीं पता, 1 अपॉन पी की वैल्यू फॉर ए इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 अपॉन 5, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्चुअल इमेज, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 10। ठीक है, एलसीएम इसका बहुत आसान है, यकीनन 10 आएगा। ठीक है, तो 10 1 जा और ये भी 1, और हमारे पास 5 जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2 जा, और 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। 1 upon f is equal to 2 minus 1 1 upon 10, and when cross multiplication 10 1 जा 10 और f 1 जा f, तो ये बन जाएगा f is equal to 10 सेंटीमीटर तुम्हारे पास आंसर, यानी कि पहले वाले पार्ट का। दूसरा वाला पार्ट यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं फॉर रियल इमेज। फॉर रियल इमेज के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है जो कि होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। अब की बात वही फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ, लेकिन पी की वैल्यू चेंज हो गई है। पी हमारे पास हो गया 30, ठीक है, और क्यू हमारे पास अब की बार पॉजिटिव 10 है बिकॉज ऑफ रियल इमेज। ठीक हो गया भाई। अब 30 और 10 इसका एलसीएम क्या निकलेगा, निकाल के देख लेते हैं 30 और 10 का एलसीएम। 30 को एक तरफ रख लो, 10 को एक तरफ रख लो। 3 के अगर हम इसको करवाते हैं सिंपल, हम डायरेक्ट यार
2 के टेबल से कराता हूँ, चलो 15 और 2 5 जा, और अब हम इसको कराते हैं 5 के टेबल से, 5 3 जा और 5 1 जा एंड देन 3, तो 3 1 जा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, सिंपल सा इसका एलसीएम आ गया 30 का, और इसको हमने ये कर दिया, और 10 1 जा और 30 सॉरी 10 3 जा होगा हमारे पास, 10 3 जा और 30 1 जा, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 3 जा 3, तो 1 प्लस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 सॉरी 1 प्लस 4 कितना होता है, ये 1 प्लस 3 है, सॉरी 1 प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन 30। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 30 1 जा तो हो जाएगा 30, लेकिन ये बन जाएगा 4f, और जब 4 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 30 अपॉन 4, और f की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर जब तुम 30 अपॉन 4 को डिवाइड करवाओगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा वहां पे वो भी हो गया मिक्सअप, लेकिन चीज तुम्हें नजर आ रही होगी और चीज तुम्हें क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 14.5 जो कि थोड़ा सा मुश्किल था। सही है, अब हमने करना है 14.6। अच्छा भाई आ जाओ 14.6 पे, बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ऑब्जेक्ट को आपको दिया हुआ है 2 मीटर पे, निकालना क्या है, चैप्टर नंबर 13 जैसे सवाल आ गए हैं। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब क्यू, ठीक है, नेचर का मतलब पूरा लिख दो नेचर को, क्योंकि नेचर की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड मैग्निफिकेशन यानी कि एम भी तुम्हें फाइंड आउट करना है, ये बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले तुम निकालोगे क्यू, क्योंकि क्यू के निकालने के बाद तुम्हारे पास दोनों चीजें बआसानी आ सकती हैं। अगर क्यू पॉजिटिव आया तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल, और अगर क्यू नेगेटिव आया तो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास इसमें लगेगा वही थिन लेंस फॉर्मूला, 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q। 1 upon f की वैल्यू हमें यकीनन पता है और वो है हमारे पास 1, 1 upon p की वैल्यू भी हमें पता है वो है हमारे पास 2, और ये 1 upon q ऐसे ही रहेगा। जब ये पूरी चीज जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये जब इस तरफ आएगी तो ये बन जाएगी नेगेटिव, यानी कि -1 upon 2 इज इक्वल टू 1 upon q, और इसका एलसीएम बहुत आसान, इसका तो एलसीएम ही 2 आना है, तो 2 1 जा और 1 2 जा, ठीक हो गया, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, और ये 1 अपॉन q हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 1 हमारे पास कितना होता है, ये होता है 1, यानी कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन q। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो q 1 जा q बन जाएगा और 2 1 जा 2 बन जाएगा। वैसे यूनिट होती है सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि यहाँ पर मीटर मीटर दी हुई है तो हमने q की यूनिट को भी मीटर ही ले लेना है, और ये आ जाएगा q इक्वल टू 2 मीटर, और तुम नेचर लिख दोगे, नेचर ऑफ इमेज इज रियल, यानी कि तुमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली, नेचर ऑफ इमेज इज रियल। ठीक है, अब तुम तीसरी चीज भी निकाल दो, और तीसरी चीज है तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता है, और वो होता है Q अपॉन P। M को ऐसे ही रखो, Q की वैल्यू है 2 और P की वैल्यू भी है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा, M इज इक्वल टू 1 इज योर मैग्निफिकेशन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था 14.6, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए चीज, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि आ जाए। सही है, 14.7 दो न्यूमेरिकल हमारे पास इसके रह गए हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है सवाल 14.7 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा टिपिकल सवाल है। टिपिकल किस हिसाब से सवाल को समझना, सवाल हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज नजर आती है और ऑब्जेक्ट आपके पास जिस चीज की इमेज बनती है, तो इन्होंने दोनों चीजों को एक चीज में सम अप किया है। इन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन, तो तुम यहाँ पर डेटा में लोगे सिंपल p भी नहीं लोगे, सिंपल q भी नहीं लोगे, तुम लोगे p प्लस q इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, एंड इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इसी इक्वेशन का असल गेम है जिसके जरिए मैंने p की वैल्यू भी निकालनी है और q की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, बात को समझना। आगे चलो, बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, सो एज टू गेट एन इमेज स्क्रीन मैग्निफाइड 6 टाइम्स, तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन दी हुई है 6, और कैलकुलेट क्या करना है, तुमने निकालनी है फोकल लेंथ।
ठीक हो गया, बहुत आसान सा काम है। हमने असल तवज्जो देनी है इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि एफ हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ को तो एक तरफ रखना है क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ p और q की वैल्यू चाहिए। क्योंकि p और q की वैल्यू एक साथ दी हुई है, मैं क्या करूंगा, मैं इसी इक्वेशन के जरिए p और q की अलग अलग वैल्यूज निकाल के उनको 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q में पुट कर दूंगा। करेंगे कैसे ये काम, हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और छोटा सा काम किया सबसे पहले, और वो हमने ये किया कि हमने मैग्निफिकेशन ले ली, m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। जब हमने ये ली तो m की वैल्यू है 6 और p इधर हो रहा है डिवाइड, ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये बन गई फिलहाल q की वैल्यू। लेकिन ये ओरिजिनल q की वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल q की वैल्यू कैसे निकलेगी, तुम्हारे पास q की वैल्यू क्या आई है 6p, तुम लिखो इस तुम वैल्यू को, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारे पास है q इज इक्वल टू 6p, तो यकीनन इक्वेशन नंबर 1 में p प्लस q की जगह पे तुम क्या रखोगे, तुम रखोगे 6p। तुमने हेडिंग डाली इक्वेशन नंबर 1 की और तुमने p को तो ऐसे ही रखा, लेकिन q की जगह पे तुमने लिख दिया 6p जो कि तुमने अभी निकाला था। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारे पास p की वैल्यू अभी निकल जाएगी, और इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। ठीक है, p प्लस 6p कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 7p इज इक्वल टू 49। ठीक है, और 7 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो p इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7 7 जा, p की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैसे आई ये पता चल गया तुम्हें। अब तुम्हारे पास क्या कहानी है, अब तुम्हारे पास मामला बहुत आसान हो गया। क्या हो गया, तुमने क्या करना, तुमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का, p की वैल्यू आ गई, अब सिर्फ q की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है। अच्छा, q की वैल्यू ये वाली तुम नहीं पुट करोगे उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, तुमने लिया इक्वेशन नंबर 3, तुमने बोला पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, अब इक्वेशन नंबर 3 है क्या, यानी कि p की वैल्यू है 7, तुमने उस p की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तुमने इक्वेशन नंबर 2 की हेडिंग डाली और तुमने लिखा 6p, तो 6 तो तुमने ऐसे लिख दिया, p की जगह पे तुमने लिख दिया 7 और इज इक्वल टू q तुमने ऐसे ही रहने दिया, तो 6 7 जा 42, तुम्हारे पास q की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास काम हो गया आसान, तुमने p भी निकाल लिया, तुमने q भी निकाल लिया, तुमने अब सिर्फ और सिर्फ f को फाइंड आउट करना है, और f को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं एंड देन फिर मैं उसको सॉल्व करवाता हूं। अच्छा भाई, हमारे पास अब फॉर्मूला हमने यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब क्या होगा, हमारे पास f की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, p की वैल्यू हम निकाल चुके थे जो कि हमारे पास थी 7, और q की वैल्यू हमारे पास थी 42। ठीक है, इसका एलसीएम बहुत आसान है, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 42, और 42 1 हो जाएगा, और 7 आई थिंक सो कि 6 होगा। ठीक है, तो ये ऊपर भी 6 आ जाएगा, 1 6 6 और 1 1 हो जाएगा 1, 6 प्लस 1 7, तुम यहाँ पे लिख दोगे 1/f इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7/42। और जब तुम करवाओगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 42 को 1 से करवाओगे 42 और 7 को करवाओगे f से, और 7 के साथ जब हो रहा है f मल्टीप्लाई, तो 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू f। 7 1 7 6 f इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया, ये हमारे पास वही कहानी 14.7 की, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था, लेकिन थोड़ा गौर से देख लोगे तो चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 14.8 हमारा लास्ट है। चलो भाई, हमारा आज का आखिरी न्यूमेरिकल है, और इसमें कहानी क्या हो रही है 14.8। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई आज की, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं चाह रहा था कि चैप्टर नंबर 14 की सारी कंप्लीट हो। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉनकेव लेंस इज 18 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास p इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अच्छा, एक करेक्शन कर लेना, बुक में शायद कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, लेकिन बुक वालों ने थोड़ी सी वो उनसे गलती हुई है,
यहाँ पर कॉन्वेक्स नहीं है बल्कि कॉन्केव लेंस है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स, देखो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई, ये कॉन्वेक्स नहीं है बल्कि कॉन्केव है, ठीक है। इसको तुम कॉन्केव कर दो। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 6 सेंटीमीटर, लेकिन तुम यहां पर ले लोगे f इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक है। बस ये एक करेक्शन बुक में भी कर लेना। डिटरमाइन द नेचर, यानी कि नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर के लिए तो तुम वर्ड यूज करते हो जस्ट नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि Q भी फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन M भी तुमने बताना है, ठीक है, बाय यूजिंग थिन लेंस फार्मूला। सॉल्यूशन हमारे पास कैसे होगा, सॉल्यूशन होना बहुत आसान है हमारे पास। फार्मूला हमारे पास वही एक है थिन लेंस फार्मूले का, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह पे मैंने पुट करना है -1/6, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखना। 1/p की जगह पर आ जाएगा 18 और q हमारे पास ऐसे ही रहेगा। और जब ये 1/18 पूरा इधर पॉजिटिव है, ये इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि -1/6 -1/18 और हमारे पास 1/q। एलसीएम, थोड़ा सा यार एलसीएम में मैं वीक हूं, उसको देख लेते हैं एक बार। 6 और 18, 6 1 जा 3 जा और 3 जा, तो 6 3 जा 18 ही हमारे पास इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, 18 लिख दो, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो 1 3 जा -3 और 1 1 जा -1, तो ये बन गया 1/q। -3 -1 होगा पॉजिटिव, लेकिन साइन आएगी माइनस की, -4/18 इज इक्वल टू 1/q एंड व्हेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन q 4 जा -4q, 1 18 जा 18, -4 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 18/4, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। और जब ये तुम डिवाइड करवाओगे तो तुम्हारे पास आई थिंक सो आंसर आ जाएगा -4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी Q की वैल्यू जो कि माइनस है, ठीक है। अब तुमने निकालनी है इसकी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान है, m इज इक्वल टू Q/P। यहां पर तुम्हारी मर्जी है, तुम Q की वैल्यू पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, क्योंकि मैग्निफिकेशन डजंट मैटर, इसमें कोई मसला नहीं है साइन का, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। m की वैल्यू नहीं पता, Q की वैल्यू तुम्हें पता है जो कि तुम्हारे पास 4.5, मैं पॉजिटिव ही रख रहा हूं, और Q की वैल्यू P की वैल्यू तुम्हारे पास है 18। तो जब तुम इसको डिवाइड करवाओगे तो तुम्हारे पास आई थिंक सो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.25। मैं एक बार चेक भी कर देता हूं, m की वैल्यू हमारे पास आ रही 0.25 टाइम्स, ठीक हो गया, क्लियर है। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि Q की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए और अब हमारे पास काफ़ी हद तक कहानी फिजिक्स की निमट गई है, 70 से 80%। 7-8 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है। 16 में थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह लेकिन वो भी 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। देन 17 18 19 अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिजिक्स काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दी। मैथ पर भी आना है, बाकी बातें इंशाल्लाह मैं चैप्टर 15 की वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो इसको समझो और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो।